तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो ऐलान कर दिया था कि वो ईरानी जनता की मदद करने ईरान पर हमला बोलने वाले हैं और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी की सत्ता जो है वो खत्म होने वाली है। मगर फिर अचानक ऐसा क्या हुआ, मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों। ब्रिटेन के अखबार गार्डियन, टेलीग्राफ, इसके अलावा अमेरिकी न्यूज चैनल एनबीसी और कई ऐसे समाचार पत्र और न्यूज एजेंसीज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पोल खोल रहे हैं, बतला रहे हैं कि ईरान के खिलाफ हमला करने को लेकर अमेरिका की तैयारी बहुत कमजोर थी। सबसे बड़ी बात, अगर अमेरिका हमला कर देता तो उसका कोई असर नहीं पड़ता। सही सुना आपने, कोई असर नहीं पड़ता। इसके अलावा याद कीजिएगा दोस्तों, 2025 जून में जब अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर्स के जरिए ईरान पर हमला किया था, वो महीना और आज की तारीख ईरान ने अपनी सुरक्षा को चाक चौबंद कर दिया था। ये तमाम जानकारियां मिल रही हैं और जब ये बातें डोनाल्ड ट्रंप को समझाई गई और उन्हें यह भी समझाया गया कि ना यूएई उनके साथ है, ना सऊदी अरब उनके साथ है, ना कतर उनके साथ है, ना तुर्की उनके साथ है, डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई विकल्प नहीं था बल्कि इस जंग से अपनी हाथ खींचने को लेकर। जी हां, उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा था। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहता हूं ब्रिटेन के अखबार टेलीग्राफ ने इस बारे में क्या कहा है। इससे यह भी पता चलता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को किस दिशा में ले जा रहे हैं और दुनिया का सबसे ताकतवर देश तैयारी को लेकर कितना कमजोर रहता है। दरअसल वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को अपने कब्जे में लेकर गिरफ्तार करके, और उस संघर्ष में आपको याद है वेनेजुएला के 50 सैनिक मारे गए थे। डोनाल्ड ट्रंप आत्मविश्वास से इतने सराबोर हो गए थे कि उन्हें लग रहा था कि मैं ऐसा ही कुछ ईरान में कर सकता हूं। मगर फिर जैसे जैसे मामला आगे बढ़ा, उन्हें पता चला कि इतना आसान नहीं होने वाला है। ब्रिटेन के अखबार टेलीग्राफ ने क्या कहा आपके स्क्रीन पर। बीबीसी फारसी ने ब्रिटेन के अखबार द टेलीग्राफ के हवाले से लिखा है, अमेरिकी अधिकारियों को गोपनीय रूप से चेतावनी दी गई कि सीमित विकल्पों और क्षमताओं के कारण देश की सेना ईरान पर हमला करने के लिए तैयार नहीं है। इस खबर के मुताबिक कहा जा रहा है कि ट्रंप ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम को निर्देश दिया कि वे तभी कार्रवाई करें जब वे शासन के खिलाफ निर्णायक प्रहार की गारंटी दे सकें। लेकिन अधिकारियों ने एनबीसी न्यूज को बताया कि वे ऐसी कोई गारंटी नहीं दे सकते और चेतावनी दी कि सैन्य कार्रवाई से एक बड़ा संघर्ष शुरू हो सकता है जो हफ्तों तक चल सकता है और ईरान की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया आ सकती है। मगर दोस्तों, कार्रवाई होगी या नहीं होगी, अमेरिका ईरान पर जंग थोपेगा या नहीं थोपेगा, अचानक 11 जनवरी को टाइम मैगजीन की यह रिपोर्ट सामने आ जाती है। और 11 जनवरी की टाइम मैगजीन की रिपोर्ट क्या कहती है, गौर फरमाएं। यह रिपोर्ट कहती है कि बयानबाजी को हटा दें तो सीधी बात यह है कि कोई भी सैन्य विकल्प ट्रंप की ओर से किए जा रहे वादों को पूरा नहीं कर सकता। अगर अमेरिका कोई प्रतीकात्मक हमला भी करता है तो वह इतना कमजोर होगा कि उसका कोई महत्व नहीं है। फिलहाल यह संकट भले टल गया हो, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान की भौगोलिक स्थिति भी उस पर किसी सैन्य कार्रवाई का डेटरेंस मुहैया कराती है। सरल शब्दों में कहा जाए दोस्तों तो ईरान पहाड़ों से घिरा हुआ है, समुद्रों से घिरा हुआ है, खाड़ियां हैं और ईरान की जो मौजूदगी है, ऐसे में अमेरिका के लिए उसके साथ सीधा युद्ध मोल लेना आसान नहीं होगा। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, बीबीसी हिंदी सेवा ने यह पूरा संकलन किया है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, और इसमें उन्होंने अलग अलग अखबारों को कोट किया है जिससे स्पष्ट हो जाता है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका की तैयारी कितनी कमजोर थी। और जैसे कि कुछ देर पहले मैंने आपको बताया, जून 2025 में अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया था। वो दिन है और आज का दिन ईरान की सुरक्षा व्यवस्था में जमीन आसमान का फर्क आ गया है। आपके स्क्रीन पर दोस्तों यह है ईरान के डिफेंस मिनिस्टर और कमांडर इन चीफ मेजर जनरल अमीर हतामी। उन्होंने बताया है कि पिछले संघर्ष के बाद ईरान ने अपनी सुरक्षा में जबरदस्त परिवर्तन किए हैं, और वो परिवर्तन क्या है वो आपके लिए जानना बेहद जरूरी हो जाता है। रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी तास के मुताबिक अमीर हतामी ने कहा, जून 2025 में हुए 12 दिनों की युद्ध की तुलना में आज ईरानी सशस्त्र बल बहुत ज्यादा तैयार हैं। वो युद्ध ईरानी सेना के लिए अलग अनुभव था जिसने हमारी ताकत बढ़ाई, सैनिकों की ट्रेनिंग का स्तर ऊंचा किया और अलग अलग यूनिट्स के बीच तालमेल बेहतर किया। ईरान ने अपने सशस्त्र बलों की क्षमता को मजबूत किया है ताकि वे किसी तरह के संभावित हमले को रोक सकें और ईरान की सुरक्षा वह संप्रभुता की रक्षा कर सकें।
इसमें दो राय नहीं है कि अमेरिका के पास जो B-2 बॉम्बर्स हैं उनका कोई जवाब नहीं है। मगर जब आप एक जंग छेड़ते हैं तो आप सिर्फ एक किस्म के हथियारों पर आश्रित नहीं हो सकते। आपको कई मुद्दों को फैक्टर इन करना पड़ता है, कई मुद्दों पर गौर फरमाना पड़ता है। मसलन ईरान की भौगोलिक स्थिति, अमेरिका इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था। सबसे बड़ी बात, अमेरिका पूरी तरह से आश्रित था कतर के ऊपर, यूएई के ऊपर, सऊदी अरब के ऊपर, तुर्की के ऊपर, और तुर्की के सरकारी प्रवक्ता ने सीधे तौर पर इस्राइल की आलोचना की थी। सबसे बड़ी बात, वो खबर जो अमेरिका के लिए निहायत ही चिंताजनक थी कि कतर ने अमेरिका को सीधे तौर पर कह दिया था कि आप हमारे मिलिट्री बेसिस को खाली करें। जी हां, एक मिलिट्री बेस से तो कतर ने अमेरिकी सैनिकों को हटा दिया। अब आप मुझे बताइए, जब यूएई, सऊदी अरब, कतर, तुर्की, ये तमाम देश अमेरिका को चेतावनी दे रहे हैं, तो ऐसे में अमेरिका के पास जब सैनिक बेसिस ही नहीं होंगे, और ऊपर से ईरान ने कह दिया था कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो हम उनके किसी भी सैनिक बेस को नहीं बख्शने वाले हैं। कतर में इस बात को लेकर भी नाराजगी थी कि आपको याद होगा, कुछ महीनों पहले इस्राइल ने कतर के एक ठिकाने पर हमला किया था, यह बताकर कि वहां हमास के आतंकवादी हैं। कतर में उस मुद्दे को लेकर भी जबरदस्त आक्रोश था। यानी कि इस्राइल और अमेरिका को लेकर उसके जो तमाम सहयोगी देश हैं, उनमें विश्वास खत्म होता जा रहा था। और सबसे बड़ी बात, ईरान की भौगोलिक स्थिति। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि ईरान किन किन खाड़ियों से, किन किन समुद्रों से और किन किन पहाड़ों से घिरा हुआ है। दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि उसके उत्तर में कैस्पियन सागर, दक्षिण में फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, पूर्व और पश्चिम में रेगिस्तान पहाड़, पश्चिमी सीमा पर जाग्रोस पर्वत श्रृंखला और उत्तर में एल-बुर्ज पहाड़ है। और मैं चाहूंगा दोस्तों, आप इस जाग्रोस पर्वत श्रृंखला पर गौर करें। और मैं अब आपको पीछे लेकर चलना चाहता हूं 1980। आपकी स्क्रीन पर यह है सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन ने 1980 में ईरान पर हमला कर दिया था। उनका मकसद था कि मैं ईरान पर पूरा कब्जा कर लूंगा, वहां के तेल ठिकानों पर पूरा कब्जा कर लूंगा। मगर उनके इरादों और उनके लक्ष्य दोनों के बीच में जाग्रोस पर्वत श्रृंखला आ गया। क्या प्लान था उनका? सद्दाम हुसैन का प्लान था कि पहले अहवाज, जो कि तेल का महत्वपूर्ण ठिकाना है, पर कब्जा कर लेंगे और फिर पहाड़ पार करके ईरान के अंदर और आगे बढ़ेंगे। लेकिन यह योजना पूरी तरह नाकाम रही। यहां प्रकृति बहुत बड़ी रुकावट बनी और युद्ध 8 साल तक खिंच गया। आखिर में इस युद्ध में कोई भी जीत नहीं सका, बस दोनों पक्षों के बीच गतिरोध बना रहा। इसी तरह अगर कोई पूर्व से ईरान पर हमला करता है तो उसे दश्त लूत और दश्त कवीर जैसे बड़े रेगिस्तान पार करने पड़ेंगे। बड़े सैन्य अभियान के लिए यह रेगिस्तान मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। पहाड़ों और रेगिस्तान के अलावा ईरान समुद्र से भी जुड़ा हुआ है। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। फारस की खाड़ी में जो होर्मुज वाला इलाका है ना दोस्तों, वो बहुत सकरा इलाका है। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि दुनिया भर का जो तेल है, उसका 20% हिस्सा फारस की खाड़ी से होकर गुजरता है। यह बहुत ही सकरा इलाका है और ईरान का लगभग इस हिस्से पर कब्जा है। अब कल्पना कीजिए, अमेरिका के साथ युद्ध शुरू हो जाता, ईरान इस पूरे इलाके में गतिरोध पैदा कर देता, नाकेबंदी कर देता। और इस नाकेबंदी का क्या असर पड़ता? इस नाकेबंदी का असर यह पड़ता कि दुनिया भर में जो ऑयल सप्लाईज हैं उसके 20% पर असर पड़ता। जी हां, उस तेल उत्पादन के 20% पर असर पड़ता। और आप अंदाजा लगा सकते हैं उसके बाद तेल के दाम किस तरह से आसमान तक छू जाते। अमेरिका जानता था कि ऐसे में वो इस युद्ध के लिए तैयार नहीं है और ईरान के हाथ में बाजी दिखाई दे रही थी। इसके अलावा अगर हम दुनिया भर के सैन्य ताकतों की बात करें तो ईरान टॉप 20 में। जी हां, 146 सैन्य शक्तियों में ईरान 16वें नंबर पर आता है। अब मैं आपको बतलाने जा रहा हूं दोस्तों कि ईरान की सैन्य ताकत में क्या क्या उपलब्धियां हैं, क्या क्या खास बात है। आपकी स्क्रीन पर ईरान के पास 6.10 लाख सक्रिय सैनिक हैं और 3.50 लाख रिजर्व फोर्स। यानी कि एक तरह से कहा जा सकता है कि उनके पास 9.60 लाख सैनिक हैं। और यहां पर मैं ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, उनकी संख्या अलग है।
यानी कि करीब 9.60 लाख सैनिक प्लस ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड। यह ईरान की एक बहुत बड़ी ताकत है। इसके अलावा ईरान के पास 551 लड़ाकू विमान है। अनमैन्ड एरियल व्हीकल के मामले में ईरान दुनिया के टॉप देशों में शामिल है। ईरान के पास नौसेना में 147 एसेट हैं, जिनमें करीब 25 सबमरीन भी शामिल हैं। जी हां, उनकी नौसेना में करीब 25 सबमरीन्स भी शामिल हैं। इसके अलावा ईरान का परमाणु कार्यक्रम, जिस पर एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। जब B-2 बॉम्बर्स ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया था, उसके बाद से IAEA यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो है वो ईरान में नहीं घुस पाया। लिहाजा उसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर भी रहस्य बना हुआ है। कई सोर्सेस के मुताबिक ईरान 24 घंटों में परमाणु बॉम्ब बना सकता है, हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती। अब परमाणु बॉम्ब को जोड़िए 25 सबमरीन्स के साथ। अगर उसके पास परमाणु ताकत है, और जैसा कि उसके पास करीब 25 सबमरीन्स हैं, उसकी नौसेना के पास 25 सबमरीन्स हैं, तो आप सोच सकते हैं कि ईरान के पास कितनी ताकत हो जाती है नौसेना के स्तर पर। और यह अमेरिका को सता रहा था। इसके अलावा साल 2022 में यूएस सेंट्रल कमांड के जनरल केनेथ मैकेंजी ने कहा था, ईरान के पास 3000 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइल हैं। इसमें क्रूज मिसाइलों की संख्या शामिल नहीं है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक 2024 में, जी हां 2024 में ईरान का रक्षा बजट था $7.9 अरब। 2023 में यह बजट था $10.3 अरब। जी हां, कहने को यहां पर रक्षा बजट कम होता है, मगर आपको गौर करना पड़ेगा कि ईरान का मौजूदा रक्षा बजट क्या है। यानी कि सिर्फ एक साल में ईरान ने अपने रक्षा बजट में करीब $2 अरब की बढ़ोतरी की। ईरान डिफेंस के स्तर पर जोरदार तरीके से इन्वेस्ट कर रहा है। गौर फरमाएं, सेना पर खर्च करने वाले देशों में ईरान दुनिया में 34वें नंबर पर रहा। ईरान ने साल 2025 के आंकड़े जारी नहीं किए, लेकिन उसने डिफेंस बजट में 200% वृद्धि के साथ इसे $16.7 अरब तक ले जाने की योजना बनाई। गौर फरमाएं दोस्तों, 200% की वृद्धि। और मैंने आपको बताया था 2023 में ईरान का रक्षा बजट जो था वो था $10.3 अरब, और अब यानी कि 2026 आते आते यह $16.7 अरब हो गया, यानी कि करीब $6 अरब की बढ़ोतरी। और यह अपने आप में काफी चिंता पैदा करता है उसके प्रतिद्वंद्वियों के लिए, खासतौर से इस्राइल और अमेरिका। यानी कि सरल शब्दों में कहा जाए दोस्तों, ईरान से सीधा पंगा लेना अमेरिका के लिए आसान नहीं होगा। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते कि बॉडी बैग्स में भर भर के उनके सैनिक वापस अमेरिका आएं, क्योंकि अंदरूनी तौर पर वैसे ही उन्हें जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूं दोस्तों। वो एक NFL गेम में जाते हैं, एक खेल प्रतियोगिता में जाते हैं, और देखिए जनता किस तरह से उन्हें बू कर रही है, उनके खिलाफ नारे लगा रही है। देखिए। तो यह डोनाल्ड ट्रंप की हालत है देश के अंदर। और ऐसे में अगर वो ईरान के साथ जंग छेड़ते हैं और ईरान के साथ इस जंग में उसके कई सैनिक मारे जाते हैं, तो क्या आपको अंदाजा है कि वहां की जनता कितना नाराज होगी? यही वो तमाम फैक्टर्स हैं जिसे सोचने के बाद, जिसे समझने के बाद ट्रंप जो हैं 2 कदम पीछे हट गए। मगर क्या जंग टल गई है? मैं कभी भी कोई भविष्यवाणी नहीं करता दोस्तों, हमें इंतजार करना पड़ेगा।